थैंक तो यू। ये प्राइस एक जगह से ऊपर जाती है, एक हाई बनाती है, फिर वापस आती है और वो लो को ब्रेक नहीं करती और फिर अगेन ऊपर की तरफ चली जाती है और इस हाई को ब्रेक करके जाती है, तो हायर हाई बन जाता है। हायर हाई इसलिए कि इसने हाई को ब्रेक किया है, इसने हाई को ब्रेक किया तो हायर हाई बन गया। फिर वापस प्राइस नीचे आती है, ये हायर लो ब्रेक नहीं होता, अगेन प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है, तो अगेन ये हायर लो कंसीडर हो जाता है और यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ के यहां पर हायर हाई अगेन हम वेव का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसी तरीके से अगर देखें, जब प्राइस ने एक ये लो बनाया था तो उसके बाद प्राइस ने ये हाई बनाया, ये लो बना, ये क्या बना, हाई बना। उसके बाद जब प्राइस नीचे आई तो इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना दिया। प्राइस ने नई प्राइस को टच किया, न्यू हाई किया, न्यू, जिसको न्यू हाई बोल सकते हो, हायर हाई बोल सकते हो। फिर वापस प्राइस जब दोबारा आती है नीचे तो वो इस पोर्शन को ब्रेक नहीं करती, यहां से पहले ही रिजेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, एक नया हायर हाई अगेन बन जाता है और पीछे एक हायर लो छोड़ देती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में जाती है तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये जब डाउन ट्रेंड में आती है तो ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। अगर प्राइस हाई किया, फिर यहां पर पॉइंट बनाई, फिर ऊपर जाके अगेन प्राइस ब्रेक हो गई, फिर यहां पर जाके फिर ये ब्रेक होके फिर अगेन यहां पर ब्रेक करती है, ये ऐसे इस तरीके से चलती है, तो प्राइस फ्लैट घूम रही है, एक ट्रेंड नहीं बना रही। जब ट्रेंड बनता है तो हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनता है। जब ट्रेंड डाउन का बनता है तो अगर ये पॉइंट हाई है तो ये उसके बनिस्बत लो पॉइंट है, ये प्राइस अप है, ये प्राइस डाउन है, तो इस वजह से ये लो बनेगा। अगर ये प्राइस यहां पर बने तो लोअर हाई इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रीवियस जो प्राइस है उससे नीचे है और इस लो से ऊपर है, प्रीवियस प्राइस से लो से ऊपर है और हाई से नीचे। अब हाई से नीचे तो लोअर हाई बोलेगा, फिर ये लोअर लो इसलिए इसको बोल रहा हूं कि इसने इस लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया तो डबल एल आ जाएगा, लोअर लो आ जाएगा, इस लो का भी लोअर, इस लो का भी लोअर। अगेन हमारा एक ये लेवल हाई बना था, अगर प्राइस इससे पहले ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो अगेन एक लोअर हाई, ये लोअर हाई इसका बनेगा। इस तरीके से जब ये लोअर हाई बनता जाएगा, लोअर हाई बनता जाएगा, लोअर लो बनता जाएगा, मार्केट ट्रेंड में चलेगी, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। अब ये डाउन ट्रेंड में जब चलती है तो इस वेव की भी एक तादाद होती है कि कितनी तादाद नीचे जाएगी, कितनी तादाद ऊपर जाएगी। इसकी तादाद ऐसी होती है कि एक दफा अप जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अप जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अप जाएगा। तो इसको कहते हैं वेव नंबर 1, इसको कहते हैं वेव नंबर 2, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 4 और इसको कहते हैं 5। ये कंप्लीट 5 मूव होती हैं, फिर उसके बाद करेक्शन आ जाती है। यहां पर अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, 5 ने बराबर किया तो 5 हमारा ये बना, राइट, ये 5 बना। अब उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे चलेगी। अब अगेन अगर इसको ऊपर जाना है तो अगेन हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगी, फिर अगेन हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगी, फिर अगेन हाई बनाएगा, फिर यहां पर अगेन एक करेक्शन ऐसे बनेगी, जिगजैग या कुछ भी बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। तो हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ से नीचे आ रही है और एक जगह से इसने ऊपर की तरफ गई, ये एक लेवल बना दिया इसने, यहां से फिर नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, अगेन नीचे आ गई, वापस ऊपर गई,
अगेन नीचे आ गई। अब प्राइस अभी बार बार क्या बना रही है, यहां पर लो तो ये लोअर लो, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर लो, राइट। यस सर। यहां पर अगर इसने हाई बनाया तो दूसरा सिमिलर हाई बना, तीसरा सिमिलर हाई बना। सिमिलर का मतलब है कि ये एक जैसा हाई बना रही है बार बार, और ये हाई हायर हाई नहीं बन रहा। हायर हाई बनता तो ये इससे ऊपर प्राइस पहुंचती, यहां तक पहुंचती। ये हायर हाई बनता तो यहां तक प्राइस पहुंचती। अब इसका मतलब क्या है, जब एक डाउन ट्रेंड से प्राइस आई और उस वो हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रही, तो मतलब बायर वीक हो गए, मतलब बायर यस वीक हो गए, जो हाई को हायर हाई में तब्दीली नहीं कर रहे। और अगेन प्राइस हमें दिखा रही है कि लो के बाद लोअर लो, लो के बाद लोअर लो, लो के बाद लोअर लो। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड अभी भी एक्टिव है। डाउन ट्रेंड कब इनएक्टिव होगा, जब प्राइस ऐसे ये लो, लोअर लो, ये लोअर लो अगेन बना, नेक्स्ट टाइम प्राइस ऊपर गई, इसने हायर लो बना के फिर ऊपर की तरफ चली गई, फिर अब ऊपर जा रही है। अब ये लोअर लो के बाद दूसरा नहीं बना तो यहां पर हायर लो बना, यहां पर हायर लो बना, हायर लो बना, और ये हमारा अभी तक लोअर हाई था जो इस बार ब्रेक हो गया। लोअर हाई ब्रेक होगा तो फर्स्ट हाई बनेगा, सेकंड हायर हाई बनेगा, ठीक है। ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर है मार्केट का। अगर वो पीडीएफ आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको उस पीडीएफ में सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। नहीं आती यस तो फिर आप चार्ट पे ड्रा करें, उसके बाद फिर आपको समझ में मजा आ जाएगा, ठीक है। यस। और किसी ब्रदर का कोई सवाल है तो फिर हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। कल के टॉपिक पे क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। जैसे आपने बोला था कि सर वो वीक अपने काउंट करना रहता है, जैसे कि ग्रेड का वीक बना सर। हाँ। तो उसमें वीक सर दोनों साइड बने सर, अप एंड डाउन में। जैसे ग्रीन का बना उसमें भी अप एंड डाउन बना सर। हम्म। फिर जब थर्ड कैंडल में सर ग्रीन जब वीक बनता है रेड कैंडल में, तो अप में तो बना सर, लेकिन नीचे वो जो डाउन में वो तोड़ के एकदम नीचे चला जाता है सर। तो उसको कंसिडर करने का सर, तो अफोर्ड के लिए ग्रीन ग्रीन बाई के लिए सर। ऐसे ये रेड में भी ऊपर भी वीक बना था, नीचे भी वीक बना था। जब हम नहीं बाय सर। करेंगे तो ऊपर के विक की हमें जरूरत नहीं है। हो उस तब भी कोई मसला नहीं है, ना हो तब भी कोई मसला नहीं, चाहे ये कितना भी बड़ा विक क्यों ना हो। चाहे देखिए अभी मैक्सिमम पैटर्न कैसे मिलती है सर, दोनों साइड तो हम तो नीचे वाला पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं ना। हम कौन सा विक ट्रेड कर रहे हैं, नीचे वाला। तो ऊपर वाला बनने दो, हमें क्या मसला है इससे। जब ऊपर का ट्रेड करेंगे तो नीचे वाले को बनने दो, हमें नीचे वाले से क्या मसला है, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, फर्स्ट में आप दोनों साइड बना, सेकंड में दोनों साइड बना, अब थर्ड में क्या होता है कि सर ऊपर वीक बना लेकिन नीचे सर एकदम बड़ा कैंडल बन गया जो अब ब्रेकआउट देखो, हो गया। अगर ऐसे आपको फॉर्मेट नजर आ रहे हैं ना तो वो मुझे फॉर्मेट दिखाओ, ठीक है। ओके अब सर, ऐसे मैं भेजूंगा सर। हाँ, ऐसे मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि आप कैसी कैसी कैंडल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखूंगा ठीक है तो फिर ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप मुझसे मुझे पूछेंगे ना, पिक्चर के ऊपर सवाल पूछोगे ना, तो फिर आपको जल्दी में समझा लूंगा। नहीं तो अब पता नहीं कोई और सा जवाब दे दूं, फिर आपको वो भी समझ नहीं आया और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पिक्चर आप देख, नहीं ठीक आपको फौरन में आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम को। ओके सर। जब हम प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि प्राइस का मूव होना ऊपर या नीचे। लेकिन जब वो प्राइस ऊपर या नीचे मूव होती है, वो किसी फोर्स की वजह से मूव हो रही होती है ना, या ऐसे ही मूव हो रही होती है। फोर्स। प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रही है, क्यों हो रही है, मतलब कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सप्लाई, तभी मूव हो रही है ऊपर।
अब वो डिमांड किस में काउंट करते हैं? हम डिमांड हम क्वांटिटी में काउंट करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटी। जब हम परचेजिंग करने के लिए कोई चीज जाते हैं तो फिर हम अपने रकम के हिसाब से पूछते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी। उस क्वांटिटी के हिसाब से और अपनी रकम के हिसाब से हम बाइंग करते हैं, या फिर हमारे पास कुछ आइटम होते हैं सेल करने के लिए, तो हम हर एक आइटम की एक रकम लगाते हैं और उसी रकम के हिसाब से सेल करते हैं। तो जब भी बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होता है तो उसके साथ क्वांटिटी का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, कभी भी कोई ऐसी बाइंग सेलिंग हुई हो जिसमें क्वांटिटी का जिक्र ना किया गया हो, चाहे वो रियल मार्केट हो, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे कोई भी ऐसी मार्केट हो जिसके अंदर हम ये डिस्कस ना करें कि भाई क्वांटिटी डिस्कस नहीं है, क्वांटिटी का कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बस हम बाय सेल कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा। मतलब जब जहां बाय सेल होगा तो वहां पर क्वांटिटी भी होगी। राइट? यस सर। हम कैंडल्स जो बनाते हैं इसका मेन फैक्टर क्या होता है? टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम क्यों होता है? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन प्राइस की मूवमेंट की विद इन टाइम फ्रेम हमें चाहिए होती है। अगर एक महीने की मैं कैंडल यहां पर लगाऊं और मैं बाइंग और सेलिंग करूं, मुझे क्या पता चलेगा कि अब मुझे बाय करना चाहिए, अब मुझे सेल करना चाहिए? कुछ भी पता नहीं चलेगा। राइट? हाँ, यस जब सर। मैं एक महीने के लिए बाय करूंगा तो फिर एक महीने के लिए मुझे एक महीने की कैंडल चाहिए होगी। ऐसा ही है। यस सर। लेकिन जब मैं एक मिनट के लिए बाय करूंगा या सेल करूंगा तो मुझे एक मिनट की इंफॉर्मेशन चाहिए। 5 मिनट के लिए बाय सेल करूंगा तो 5 मिनट की इंफॉर्मेशन चाहिए। 15 मिनट, 1 घंटा, जो टाइम फ्रेम के लिए एक्सपायरी होगा, मुझे उस टाइम फ्रेम की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि जब ये एक कैंडल ऊपर की तरफ गई थी तो इसमें कितनी बाइंग और सेलिंग हुई। उस बाइंग और सेलिंग से मैं क्या कंपेयर करूंगा कि अगर दो कैंडल एक जैसी बनती हैं, दिखने में दोनों का पावर एक जैसा लगता है, जब क्वांटिटी देखता हूं कि इस टाइम फ्रेम में एक मिनट में 50 कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल हुए और इसके अंदर 500 बाय सेल हुए, जिसमें ज्यादा बाय सेल होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसमें कम बाय सेल होंगे वो कम स्ट्रांग होगी। तो पहले अगर मैं इस वॉल्यूम को हटा दूं, मुझे तो दोनों एक जैसी दिख रही हैं। राइट? यस सर। लेकिन जब मैंने क्वांटिटी के ऊपर गौर किया तो फिर मुझे पता चला कि इसमें डिमांड ज्यादा है और इसमें डिमांड कम है। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं एक हैमर ड्रा करता हूं, दूसरा यहां पर हैमर ड्रा करता हूं, दिखने में दोनों सेम है, लेकिन जब एक हैमर ड्रा करता हूं तो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है और दूसरा हैमर के बाद एक रेड कैंडल बनती है। तो फिर यहां पर सवाल उठता है कि भाई दोनों तो हैमर सेम है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। दोनों हैमर है तो दोनों बाय होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन की कि देखा कि इससे पहले एक ग्रीन कैंडल थी, फॉर एग्जांपल यहां से भी पहले एक ग्रीन कैंडल थी, मैंने इसमें देखा कि इस हैमर का वॉल्यूम पिछली ग्रीन कैंडल से बढ़ गया था और इस हैमर का वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम है। तो मुझे कौन सा हैमर स्ट्रांग लगेगा? जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो वाला, या जिसका वॉल्यूम कम होगा वो वाला? वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका। तो इससे पहले तो मुझे दोनों एक जैसे लग रहे थे, तो मैं तो यस दोनों सर। एक ही हिसाब से डिसीजन कर सकता था। लेकिन जब मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन की, इसकी क्वांटिटी के बारे में जाना, तो मुझे असल हकीकत का पता चला कि भाई ये हैमर जो है इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसकी पावर या स्ट्रेंथ कंसीडर की जाती है। तो फिर क्वांटिटी को पढ़ना मतलब वॉल्यूम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक एंगल्फिंग बनता है बेरिश, और दूसरा भी उसी तरीके का एंगल्फिंग बनता है। एक एंगल्फिंग के बाद में देखता हूं कि प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है,
और दूसरे एंगल्फिंग के बाद देखता हूं कि प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। अब अगर एंगल्फिंग का मतलब एक ही है तो फिर यहां पर जवाब उल्टा क्यों है? इसकी वजह इस एंगल्फिंग का पावर, इस एंगल्फिंग में प्रेशर, स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ होगी तो एंगल्फिंग कंटिन्यू करेगा, अगर वीकनेस होगी तो एंगल्फिंग वीक रहेगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये एक पैटर्न है हमारा, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है जिसमें से अक्सर बुलिश पैटर्न फेल हो रहे हैं। ये एक हैमर है, अगर मैं इस हैमर का वॉल्यूम देखूं पिछली कैंडल से क्या है, कम। इस पैटर्न के वॉल्यूम देखूं पिछली कैंडल से क्या है, रेड कैंडल से कम है। इसका देखूं मेजर रेड कैंडल से कम है, राइट। अगर इनका देखूं इस कंप्लीट बायर की मूवमेंट का पिछली रेड से वॉल्यूम कम है, यहां पर देखूं तो वॉल्यूम कम है, यहां पर देखूं तो वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, यहां पर देखूं तो वॉल्यूम अब अभी इंक्रीज हुआ, यहां पर बराबर होना शुरू हुआ, स्ट्रेंथ में आना शुरू हुआ, तो पॉसिबल है ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां पर मैंने हैमर का वॉल्यूम देखा कि कम है, तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम कम है, तो मतलब क्या, डिमांड कम है। तो अब हम ये क्या कह सकते हैं कि यहां पर तो ये मॉर्निंग स्टार या यहां पर तो ये पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ऐसा ही पैटर्न यहां पर क्यों नीचे आ रहा है? यहां पर भी तो ऊपर जाना चाहिए ना। लेकिन आपको अभी पता चला कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर डिमांड कम होती है और एक अप ट्रेंड के अंदर डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से बुलिश पैटर्न काम करते हैं और डिमांड कम होने की वजह से बुलिश पैटर्न काम नहीं करते। और अगर मैं यहां पर देखूं जितने भी पैटर्न मैंने निकाले, इसमें से सारे के सारे बेरिश पैटर्न की सप्लाई ज्यादा है, एक आधा पैटर्न है जिसकी सप्लाई बराबर है, ठीक है। अक्सर बेरिश पैटर्न की सप्लाई ज्यादा है। जब बेरिश पैटर्न की सप्लाई ज्यादा है तो आप देखो कि हर एक पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, अक्सर कंटिन्यू हो रहा है, अक्सर कंटिन्यू हो रहा है। जब बुलिश ट्रेंड के अंदर पैटर्न का वॉल्यूम ज्यादा है, अच्छा ये तो रिट्रेसमेंट है, इसको छोड़ो, यहां से आते हो, वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड, और वॉल्यूम यहां पर बेरिश का ज्यादा है तो कंटिन्यू कर रहा है। अब अगर इस कंटेंट को देखते हैं तो हमें एक ट्रेंड को सिलेक्ट करना चाहिए, उस ट्रेंड के, अगर ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश पैटर्न को सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अगली कैंडल पे हम ट्रेड करना चाहिए। तो क्या हमारा प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ फिल्टर हो रहा है? यस सर। ऐसे अगर हम ट्रेड करते हैं तो फिर हमारे बहुत सारे ट्रेड फिल्टर होके प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऐसे में हम क्यों हमेशा कहते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड है तो बाय नहीं करो, अप ट्रेंड है तो सेल नहीं करो। वजह कि डाउन ट्रेंड के अंदर डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, और अप ट्रेंड के अंदर डिमांड ज्यादा होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम को समझना, सही है। अभी ये तो मैंने आपको ऐसे जैसा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन अभी इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें, इसके टर्म्स कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। टर्म्स कंडीशन क्या रहेंगे इसके, कि फॉर एग्जांपल
ये कैंडल है, ये क्या शो करती है? प्राइस एक्शन से प्राइस को, और ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम बार। हम ये लिखेंगे कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा रिजल्ट हो सकता है। किसका? ये जो हम यहां पर एफर्ट करेंगे, बाइंग करना, सेलिंग करना, क्या है? एफर्ट है। एफर्ट है। तो अगर मैं वॉल्यूम को कहूं एफर्ट और प्राइस को कहूं रिजल्ट, मैं देखना चाहूं कि जितनी मैंने एफर्ट लगाई, क्या उस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हुई या नहीं हुई। अगर जितनी मैंने एफर्ट मैंने इतनी लगाई, तो प्राइस को इतना ऊपर जाना चाहिए। अगर मैंने इतनी एफर्ट लगाई और प्राइस इतनी बढ़ती है, तो मैं सोचूंगा ना, मैं तो भाई धक्का इतना लगा रहा हूं, लेकिन आगे गाड़ी चल क्यों नहीं रही? इतनी मैं बाइंग सेलिंग कर रहा हूं, बाइंग कर रहा हूं, तो प्राइस आगे क्यों नहीं बढ़ रही? जरूर मेरे जहन में यह बात आएगी, राइट? तो इस मूवमेंट का मतलब, अगर प्राइस आगे नहीं बढ़ रही तो क्या है? कोई रुकावट है। उसी रुकावट की वजह से प्राइस आगे नहीं बढ़ रही। जो हमें एक रेजिस्टेंस नहीं दिख रही थी, वो यहां पर एक रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है? अगर प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही, तो ये जो टर्म होगा और ये जो टर्म होगा, दोनों मुख्तलिफ मुख्तलिफ टर्म होंगे। इसको वैलिडेट कहेंगे और इसको एनोमली, मतलब समथिंग रॉन्ग, द प्राइस इज नॉट मैचिंग विद द वॉल्यूम। वैलिडेशन, प्राइस इज मैचिंग विद द वॉल्यूम। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल, एक रेड बड़ी कैंडल और एक रेड छोटी कैंडल, इसके वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। विक के वॉल्यूम के बाद में जाएंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर समझ में आएगी बात। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, एफर्ट और रिजल्ट आपस में मैच करा। यस। छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, एफर्ट और रिजल्ट आपस में मैच हुआ। यस सर। ये इस कैंडल का वॉल्यूम साइज के हिसाब से बराबर है, मैच हो रहा है। यस सर। अगर मैच हो रहा है तो सब कुछ सही चल रहा है, मैच हो रहा है तो सब कुछ सही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैलिडेशन है। ये क्या है? वैलिडेशन। लेकिन अब इसके साथ ही उल्टा काम हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया और प्राइस शूट अप कर गई। इसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि प्राइस शूट अप कर ही नहीं रही, अपनी साइज तक भी नहीं आ रही। तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या ये राइट मूवमेंट हो रही है? ये राइट हो रहा है सब कुछ? रॉन्ग। तो रॉन्ग क्या हो गया? मतलब फॉल्स मूवमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारा बन गया एनोमली। अब बात है, मैंगो को मैंगो से के साथ कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैंगो को एप्पल के साथ कंपेयर करूंगा तो कोई जवाब हासिल नहीं होगा। मुझे दो चीजें सेम कंपेयर करूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। ठीक है? यस सर। चलो मैं दो कैंडल को कंपेयर करके देखता हूं। सही है? एक ग्रीन कैंडल लगाता हूं जो बहुत बड़ी है साइज में, एक साइज में छोटी है। एक साइज में कैंडल छोटी है, दूसरी साइज में बड़ी है। रेड कैंडल भी ऐसे ही ऊपर की तरफ से आएगी क्योंकि वो नीचे गिरती है प्राइस। वॉल्यूम देखा, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो गया, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो गया। क्या मूवमेंट सही हुई? नहीं सर। नहीं सर। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो गया, बड़ी का वॉल्यूम, क्या मूवमेंट सही हुई?
नो। यहां पर मूवमेंट गलत हुई, यहां पर मूवमेंट गलत हुई। अब ये यस जो सर। गलत मूवमेंट हुई इसको हम कहते हैं एनोमली। एनोमली का मतलब होता है रिवर्सल, कि अगली कैंडल रिवर्स करेगी, अगली कैंडल रिवर्स करेगी। रिवर्स होगा। लेकिन इसका शर्त है एक, ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होनी चाहिए, ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, यस सर। और ये कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का है, जो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, कि वो रेजिस्टेंस रिवर्स करेगी जिसमें एनामली होगी, वो रेजिस्टेंस आपकी रिवर्स होगी जिसके अंदर एनामली होगी। यहां पर एनामली होगी तो रिवर्स होगा। क्यों? रेजिस्टेंस क्या कहती है, रेजिस्टेंस क्या कहती है कि प्राइस रिवर्स होगी, राइट? यस सर। एनामली क्या कहती है, प्राइस। कितने आंसर आपको मिल गए? यस दो। सर। दोनों सेम है तो आप भी रिवर्स कर लो, आप भी रिवर्स कर लो। रिवर्स कर लो इसको। लेकिन प्राइस एक्शन आपको कहे कि रिवर्स करो, वॉल्यूम आपको कहे कि कंटिन्यूशन करो। अब दोनों आपस में अपोजिट हो गए, अब किसकी मानेंगे? वॉल्यूम सर। वॉल्यूम का। वॉल्यूम मानेंगे। यस। प्राइस एक्शन एक गन है, प्राइस एक्शन क्या है, गन। लेकिन इसके अंदर बुलेट्स नहीं है। क्या करेंगे विदाउट बुलेट्स? कुछ भी नहीं। हाँ, वॉल्यूम आपकी बुलेट्स है, वॉल्यूम क्या है आपकी, बुलेट्स है। जब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों साथ होगा तो आप इससे डरा भी सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं, राइट? अब आप गन के साथ फायर करेंगे, खाली विदाउट बुलेट्स होगा ही नहीं। खाली बुलेट्स का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब दोनों अपोजिट होंगे तो ट्रेड ही नहीं करना, अवॉइड करना है। जब दोनों अपोजिट होंगे तो ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि इसका रिजल्ट होगा 50-50। अब 50-50 से आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, 50-50 से परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी आपकी। जब दोनों चीजें कहें कि बाय सेल करो तो आप करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है? तो ये आपका फिल्टर, क्योंकि जितने भी मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज हैं, सबकी सब स्ट्रेटजीज 50% से 60% के अंदर होती हैं विदाउट फिल्टर। जब उनको फिल्टर करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी की विनिंग रेशियो बढ़ जाती है। जब फिल्टर करते हैं तो सेटअप कम हो जाते हैं, जब मजीद फिल्टर करते हैं तो और सेटअप कम हो जाते हैं। हम वो आटा छानते हैं ना, अगर छन्नी में छाने तो मोटा मोटा भी आ जाता है, अगर कपड़े में छाने तो फिर क्या आता है, बिल्कुल बारीक सा आता है और थोड़ा सा आता है, छन्नी के बराबर। तो आपको अगर बिल्कुल फिल्टर्ड सिग्नल चाहिए तो फिर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को आपस में मिलाना होगा। इसमें आपके लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और आपको एंट्रीज कम मिलेंगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपके अंदर फिर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया हमारा एनामली, राइट? अगर सपोर्ट नहीं है, अगर सपोर्ट नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर मैं उससे ज्वाइन करूंगा लैपटॉप से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाइट काफी 3-4 घंटे से नहीं है हमारे पास। ये देखें, ये ब्रेकआउट हो गया, तो उस सूरत में भी ब्रेकआउट का मतलब रिवर्सल होगा। अक्सर फेक ब्रेकआउट होते हैं, और एनामली का मतलब भी रिवर्सल। तो ये वाला ब्रेकआउट आपको रिवर्सल दे देगा, ठीक है? अब यही चीज हम यहां पर पढ़ते हैं, देखते हैं।
अच्छा, ये जहां पर वॉल्यूम आपको मिलेगा आप उसी जगह पे कर सकते हैं। ये देखें, ये प्राइस कहां पर क्लोज होती है, सपोर्ट और साथ में ब्रेकआउट भी है, ठीक है, यस और इसकी एनामली भी है, राइट। यस तो ये प्राइस, ये आप बाय कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं। आपका रिवर्स हो गया। यस सर। चलो, अगर ये रिवर्स हो गया, अब हम आगे किसी और सेटअप को देखते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंडल अगर एक जितनी है तो दोनों का वॉल्यूम भी एक जितना होना चाहिए था, एक जितना Yes. नहीं है तो एनामली है, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी किया है, तो फिर ये वापस रिवर्स होनी चाहिए कैंडल, और वो हो रही है। आगे चलते हैं। यहां पर एक बड़ी कैंडल है जिसका वॉल्यूम छोटा है, और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है। और ये छोटी कैंडल जो आपकी है इसने ब्रेकआउट भी किया है राउंड नंबर का, तो फिर इसको रिवर्स होना चाहिए, राइट। यस सर। यहां पर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी का बड़ा, और ब्रेकआउट भी साथ में हो गया, इसको रिवर्स होना चाहिए। आप देखें बायर की हालत बिल्कुल वीक बन गया, ठीक है। अगर ट्रेड लॉस हो गया, दोबारा आप अगेन ट्रेड करो, आपका विन हो जाएगा, आपका विन हो जाएगा। अगर एक लॉस हो जाए तो छोड़ दो, फिर दूसरी एंट्री ढूंढ सकते हो। यहां पर देखें, ये कैंडल एनामली की कहां से रिवर्स हो रही है, सपोर्ट से। ये आपकी सपोर्ट है, राइट। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, तो मार्केट रिवर्स हुई। यस और सर। गैप देखें, बायर ने स्टार्ट कहां से किया, सपोर्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सेटअप देखोगे, आपको उस पर फर्क नजर आएगा। यहां पर देखें, ये एक एनामली का सेटअप है। क्यों? छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, बड़ी का बिल्कुल बराबर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो ये हमारी एनामली हुई, तो यहां से प्राइस रिवर्स हुई। अब यहां पर ये बाजू में लेकिन रेड में सर सेम था, लेकिन उसने कंटिन्यू किया सर, जो आपने बिल्कुल ग्रीन में हाईलाइट किया। बिल्कुल कंटिन्यू करेगा कभी कभार, ओके ओके। वो करेगा, क्योंकि 100% तो नहीं है, हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को साथ साथ मिला रहे हैं, हम फिल्टर यस कर सर। रहे हैं ट्रेड। कभी कभार काम नहीं करेगा, जैसे यहां पर काम नहीं किया, क्योंकि यहां से स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है। लेकिन आपकी कैंडल की साइज देख रहे हैं, इस एनामली की वजह से इस कैंडल की साइज पे क्या असर पड़ा है, देखें, असर पड़ा। नहीं तो यहां पर तो बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी ना, वो भी पिछली जो ग्रीन कैंडल थी वो बिल्कुल छोटी सी ग्रीन कैंडल थी, ऐसे ही जैसे डोजी टाइप कैंडल थी, क्योंकि असर तो पड़ा था ना उसके ऊपर। यहां पर देखें, दोनों की साइज में और दोनों के हिसाब से इस कैंडल, वीक कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग का कम है, तो यहां पर मार्केट में रिवर्स आता है। तो हम इस एनामली को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन करके ट्रेड कर सकते हैं, साथ में ब्रेकआउट के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। इसका फिल्टर क्या होगा? इसका फिल्टर यह रहेगा, अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं तो कौन स्ट्रांग है? सेलर सर। तो बायर की एनामली ट्रेड करो, बायर वीक होंगे ना। यस सर। अब ट्रेंड में सेलर की एनामली ट्रेड करो। अगर आपका 80% वैसे रिजल्ट आता है तो ऐसे करोगे, ट्रेंड को फिल्टर करोगे तो 90% आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप ऐसे फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड ज्यादा चाहिए तो फिर जहां पर भी जो भी एनामली मिले उसको ट्रेड करो। तो हम इस तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड बना है, हम इसमें से रेड में से किसी भी कैंडल की एनामली को ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। तो फिल्टर हो जाएगा। लेकिन हम कौन सी एनामली ट्रेड करेंगे? ग्रीन की, ठीक है। सर इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट का तो दो टाइप के ही मिलेंगे ना, एक कैंडल का और एक आरएम नंबर का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताएं दोबारा। हेलो जी जी। सर, इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो दो टाइप के ही मिलेंगे ना, एक कैंडल का और एक आरएम नंबर का। कोई भी